हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने किया था द आइडिया ऑफ इंडियन विलेज एंड विलेज स्टडीज। इसके 2 सेशंस हो चुके हैं। फर्स्ट सेशन में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था विलेज स्टडीज इन इंडिया। फिर सेकंड सेशन में हमने ये 3 टॉपिक्स किए थे, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द विलेज, जिसमें हमने कास्ट, क्लास एंड जेंडर देखा था। फिर थोड़ा थिंकर्स के व्यूज देखे थे कि हाउ दे सी विलेज अंडर ड्यूरेस, कि वो एक होपलेस प्लेस है, एक प्लेस ऑफ डिग्रेडेशन है। फिर हमने फील्ड व्यू और फील्ड वर्क की डिटेल्स देखी थी, कैसे फील्ड वर्क किया जाता है, और इसकी लिमिटेशंस भी देखी थी, क्रिटिक भी देखा था। आज हम शुरू करने वाले हैं इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक, विलेज एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। अब ये जो टॉपिक है, दिस इज अ वेरी लेंदी टॉपिक, इसको बहुत डिटेल में हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम 4 मेन हिस्सों में हम आउटसाइड वर्ल्ड को देख रहे हैं। हाउ द विलेज इज कनेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो वो इकोनॉमिक लेवल पे कनेक्टेड है, वो रिलीजियस लेवल पे कनेक्टेड है, वो कास्ट एंड किनशिप लेवल पे कनेक्टेड है, एंड वो पॉलिटिकल लेवल पे भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये इन 4 पहलुओं पे हम आज बात करने वाले हैं। एंड इसके बाद एंड में हम देख लेंगे विलेज एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया। आज की तारीख में विलेज के कैसी कनेक्टिविटी है विद आउटसाइड वर्ल्ड, एंड दिस इज वेयर वी विल कंक्लूड टुडेज सेशन एंड दिस होल टॉपिक, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु आर फॉलोइंग दिस सीरीज, जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली और उन्हें सही लग रही है, उनको कुछ फायदा हो रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन खाली मत छोड़ें। फॉर एवरी वीडियो आई नीड कमेंट्स, आपका फीडबैक, आपका सपोर्ट, ठीक है। कमेंट सेक्शन सुना ना छोड़े, ठीक है। दैट इज माई रिक्वेस्ट टू यू। अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट इज village and the outside world and wider economic system। फर्स्ट ये है। अब देखो, गांव के बाहर की दुनिया से रिश्ता हमारा कोई नया नहीं था, पर ब्रिटिशर्स के दिमाग में कई बार ये बात सेट हो गई कि गांव मतलब अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट। ये हमने बात करी थी, कॉलोनियल फैंटेसी थी, और इनका शहर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। गांव और गांव के बाहर का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक दुनिया है, इससे गांव का रिश्ता बहुत पुराना है। ब्रिटिशर्स का जो प्री ब्रिटिश पीरियड के बारे में सोचना था कि गांव का पूरा काम अपने आप ही हो जाता है, अपने आप ही चलता है, कोई बाहर से चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा कभी नहीं था। प्री ब्रिटिश इंडिया में भी नहीं था। समझ लो, गांव ही शहर का पेट भरता था, सिटी का। गांव ही शहर का पेट भरता था और शहर से ही गांव की कुछ ज़रूरतें पूरी होती थी। तो सच ये था कि गांव और शहर एक दूसरे के बगैर अधूरे थे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स के दिमाग में जो ये सेल्फ सफिशिएंसी वाला जो ये कॉन्सेप्ट लेके आए, ये उनके दिमाग में कैसे आया, ये इम्प्रेशन कैसे बना, इसके 3 कारण थे। फर्स्ट था हमारा जजमानी सिस्टम, ठीक है, यानी कास्ट के बेसिस पे जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है। मतलब सब कास्ट्स का अपना अपना काम तय है। कोई नाई है, कोई कुम्हार है, कोई लोहार है, कोई बढ़ई है, सब एक दूसरे के लिए काम करते और बदले में उनका रोजगार सेट हो जाता। बस इसी से लोग समझ बैठे, इसी से ब्रिटिशर समझ बैठे कि गांव किसी का मोहताज नहीं है। सेकंड है, पेमेंट जो होती थी वो कैश में नहीं होती थी प्री ब्रिटिश इंडिया में, वो ग्रेन्स में या बार्टर सिस्टम था, जिसके पास जो होता था वो दे देता था। पैसा कैश के रूप में नहीं दिया जाता था, सीधे अनाज दिया जाता था, ग्रेन्स दे दिए। किसान ने अनाज उगाया तो अनाज दे दिया, कुम्हार को उसने अनाज दे दिया,
कुम्हार ने बदले में बर्तन दे दिए। तो ऐसे चलता रहता था और लोगों को लगा कि हम खुद में ही, ब्रिटिशर्स को लगा कि हम खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट हैं। थर्ड हमारा आता है पोर कम्युनिकेशन। भाई अब देखो, उस टाइम पे ना गाड़ी थी, ना बाइक थी, ना फोन, ना इंटरनेट। तो जितनी आसानी से लोगों को आज सब कुछ मिल जाता है, तब नहीं मिलता था। तब सड़कें भी नहीं होती थी। तो गांव में ही मोस्टली चीजों का जुगाड़ करना पड़ता था। ठीक है। दिस ऑल्सो लेट ब्रिटिशर्स टू बिलीव कि भाई गांव सेल्फ सफिशिएंट है, इसकी इतनी कनेक्टिविटी तो है नहीं। तो इन तीन चीजों पे ब्रिटिशर्स का सेल्फ सफिशिएंसी वाला इंप्रेशन बना था। पर अब हम समझेंगे कि कैसे गांव पुराने जमाने में भी, प्री ब्रिटिश इंडिया में भी या ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी, इट वाज वेरी मच इंटर कनेक्टेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अब हम देख लेते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की बात करते हैं, तब कैसी इंटरडिपेंडेंसी थी। देखो, फर्स्ट पॉइंट इज आपका, हर गांव में तो सोना चांदी के कारीगर नहीं होते हैं। शादी ब्याह के लिए आपको गहना शहर से ही मिलता है, शहर से ही लेके आना पड़ता है। और पड़ोस के गांव की मंडियां जो होती हैं, उन मंडियों में जो वीकली मंडीज होती हैं, उनमें गांव के लोग अपनी फसल बेच के आते हैं। फिर उससे जो पैसे की कमाई हुई, उससे आप सिटी में जाके गहने, सोना चांदी चीजें खरीदते हो। ठीक है। तो जो वीकली मार्केट्स का था, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि हाउ वाज विलेज कनेक्टेड इकोनॉमिकली, वीकली मार्केट्स। ठीक है। सेकंड हमारा आता है अभ्यास। हाँ, वीकली मार्केट्स का एक और पॉइंट है, आज भी गांव गांव में हाट लगते हैं, हाट बाजार लगते हैं। वहीं सब अनाज, सब्जी, कपड़ा, बर्तन सब बिकता है और बेचते हैं। तो ये सिर्फ व्यापार के लिए, ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, लोगों का मिलना जुलना, पॉलिटिकल गपशप और छोटा मोटा मनोरंजन, एंटरटेनमेंट का भी अड्डा था ये हाट्स। जैसे कुछ तमाशा देख लिया, कुछ ढोल नगाड़े बजते हुए देख लिए। ठीक है। तो वीकली मार्केट्स इकोनॉमिक लेवल पे तो कनेक्टेड थे ही, ये हमारा एंटरटेनमेंट का भी सोर्स था। फर्स्ट ये हो गया आपका पॉइंट। सेकंड आपका पॉइंट आता है, जितने भी कारीगर थे, आर्टिजन्स एंड सर्विसिंग कास्ट्स। हमने देखा था पिछले सेशन में कि शूद्र और अनटचेबल्स, ये अलग अलग कास्ट्स के, जो इनमें कास्ट थी वो अलग अलग काम करते थे, अलग अलग सर्विसेज देते थे जजमानी सिस्टम के अंडर। अब छोटे छोटे जो गांव थे, इनमें सब तरह के काम वाली कास्ट नहीं होती थी। तो कभी कुम्हार पड़ोस के गांव में मिलता है, कहीं दर्जी अगले गांव में रह रहा होता है। मतलब आपको गांव के बाहर भी जाना ही पड़ता है। ठीक है। कई कारीगर तो एक से ज्यादा गांव में घूम घूम के अपनी सेवा देते थे। जैसे कोई लोहार हो, वो 5 गांव में काम करता है, लोगों से अनाज या पैसे ले लेता है और फिर अपना ऐसे उसका गुजारा चलता है। और जहाँ शहर का सवाल है, ये गांव हो गए, शहर का सवाल है, सिटी, वो कैसे चलता है? शहर तो गांव के अनाज, दूध, सब्जी के बिना टिक नहीं सकता। और हाथ से बने कपड़े, बर्तन पहले गांव से ही आते थे। मतलब गांव उगाता था और शहर खाता था। ठीक है। फिर मॉडर्न टाइम्स की इंटीग्रेशन देखते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मॉडर्न टाइम्स में। ये तो अभी तक हमने पहले की बातें करी। अब जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, वैसे वैसे गांव भी धीरे धीरे बाहर की दुनिया से और जुड़ने लग गया। मतलब फर्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट से कैसे जुड़ा?
देखो, अंग्रेजों ने हमारे खेतों को पूरी दुनिया के बाजार से जोड़ा। जूट, कॉटन, जूट एंड कॉटन जैसी चीजें अब गांव से सीधी विदेश, सीधी लंदन, यूरोप में बेची जा रही थी। और पहले पहले ये सब नहीं था। पहले कहाँ सोचा था कि हमारे की किसानों ने कि उनका सामान लंदन या पेरिस में बिकेगा। दिस वॉज आउट ऑफ देयर थिंकिंग। दे कुडंट थिंक अबाउट इट इवन इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। तो उनका जूट, उनका कॉटन पेरिस, लंदन, यूरोप में बिक रहा है। सेकंड पॉइंट ब्रिटिशर्स के साथ जो आया वो आया इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन का। ये देखो, अब सोचो, जब फैक्ट्री और शहर बसने लगे तो गांव के लोगों को भी नए काम धंधे मिले। यानी गांव में रहकर ही शहर के ऑर्डर पूरे होने लगे, या फिर शहर जाकर मजदूरी, सब पॉसिबल हो गया। ठीक है, चाहे आप मजदूरी कर लो या फिर गांव में रह के ही शहर के ऑर्डर्स पूरे कर लो। दिस वॉज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। पावर लूम्स आ चुकी थी। फिर आपका आता है कि अलग अलग गांव में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आई, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आई। हर गांव में अलग तरह की अपॉर्चुनिटी। कैसे? हर गांव में एक नई रोशनी चमकी। किसी गांव में कोई बड़ा बिजनेस चला तो किसी गांव में छोटा मोटा लगा, सब अपना अपना ढंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है एससी दुबे का। उनकी जो 1955 की स्टडी है, जो हम कोट कर रहे हैं पिछले 2-3 सेशन से। दुबे साहब ने देखा कि इनकी शमीरपेट की स्टडी थी। शमीरपेट इज नियर हैदराबाद। तो इन्होंने देखा कि शमीरपेट के जो धोबी भाई लोग हैं, वो धोबी भाई लोग भी अब हैदराबाद से काम ले रहे हैं। कोई यहाँ से कपड़ों का ऑर्डर ला रहा है, कोई वहां से। समझ लो गांव के काम में शहर का तड़का लग गया। ये हुआ। फिर मैकिम मैरियट ने भी देखा कुछ। मैकिम मैरियट देखते हैं, सिंगल आ रहा है। इनकी भी 1955 की स्टडी है। इनकी स्टडी है किशनगढ़ी गांव, जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यूपी में। इन्होंने देखा कि किशनगढ़ी के पंडित जी, नाई, कुम्हार, बढ़ई, दुकानदार, धोबी और सफाई कर्मचारी सब मिलकर आगे पीछे के गांव में घूम घूम कर अपना धंधा चला रहे हैं। और उनकी आमदनी का अच्छा खासा हिस्सा गांव से बाहर के लोग ही दे रहे हैं। ठीक है, सो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। फिर इस कॉन्टेक्स्ट में एक और स्टडी हम देखते हैं, श्रीनिवास की स्टडी। श्रीनिवास की स्टडी कहाँ की थी? कर्नाटका की, रामपुरा विलेज, कूर्ग में है। ये क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे फसल और जमीन के दाम बढ़ गए। ठीक है, 1939 से 45 तक चला था हमारा वर्ल्ड वॉर 2। तो इस टाइम पे फसल और जमीन के दाम बढ़ गए। तो जो ओकालिगा कास्ट थी, जो वहां पे पाई जाती है कर्नाटका में, ओकालिगा कास्ट के लोगों ने जेब काफी गर्म की उन्होंने अपनी। उन्हें फिर अलग अलग तरीके से पैसे कमाए। ठीक है, अब बिजली आई तो चावल की मिल लगी यहाँ पे। गांव में नई फैक्ट्री टाइप चीजें शुरू हो गई। अब बस चलने लगी तो लोग को मैसूर तक आने जाने में, ये रामपुरा है, मैसूर इज अ बिग सिटी। ठीक है, अब उनको मैसूर तक आने जाने में कोई मुश्किल नहीं हुई। ट्रांसपोर्ट बन गया, सड़कें बन गई। तो बस गांव और शहर एक दूसरे की झोली भरने लगे। ये होने लग गया। यानी अब ये ओकालिगा कास्ट जो थी,
ओकालिगा लोग गांव में भी सेट हैं और शहर में भी सेट हैं। आज यहाँ खेत देख लिया, कल वहां शॉप चेक कर ली, तो इनकी लाइफ मस्त चल रही थी। ठीक है, ये हुआ। फिर यही सब देखकर समझ आता है कि गांव जितना हम सोचते थे उतना अलग नहीं था। गांव और शहर का रिश्ता एकदम भाई भाई जैसा था, एक के बिना दूसरा अधूरा। इसमें एक और स्टडी हमारी आती है, ये है यादवपुर की, दिल्ली के पास। ठीक है, ये करी थी स्टडी MS राव ने 1975 की। तो देखो, दिल्ली के पास यादवपुर गांव में जब शहर ने तेजी से बढ़ना शुरू किया तो लोगों के पास नए नए मौके आ गए। सब्जी फल उगाना और शहर में बेचना, डेयरी, पोल्ट्री, ट्रांसपोर्ट या शहर में जॉब करना, सब आ गया। तो MS राव ने 3 तरह के अर्बन इम्पैक्ट, क्योंकि ये दिल्ली के पास था, तो MS राव ने 3 तरह के अर्बन इम्पैक्ट विलेजेस पर बताए हैं। फर्स्ट इज योर villages with people working in cities and overseas। ठीक है, जहां गांव के लोग पास के सिटीज में या दूसरे देश में काम कर रहे हैं। तो कई गांव में लोगों के पास शहर या विदेश उनको शहर या विदेश में नौकरी मिली, वो हर महीने पैसा गांव भेजते थे। इन पैसों से गांव में उनके हाई फाई घर बन जाते थे, जमीन खरीदी जाती थी, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगा दी जाती थी। तो इन सब से उनकी इज्जत और दबदबा बढ़ जाता था। सेकंड, MS राव बोलते हैं, जो विलेज इंडस्ट्रियल टाउन के पास थे, उनकी बात कर लो। ऐसे गांव जो किसी इंडस्ट्रियल शहर के बिल्कुल बगल में है, जैसे आज से 20 साल पहले बात करें तो गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल दिल्ली के पास लगता है। ठीक है, और इस चीज का शुरू में बहुत फायदा हुआ गुड़गांव को, दैट इज हाउ इट प्रॉस्पर्ड। ठीक है, अब देखो, ऐसे गांव जो किसी इंडस्ट्रियल शहर से बिल्कुल बगल में है, उनकी जमीन पूरी या कुछ हद तक खरीद ली जाती थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। बाहर से काम की तलाश में लोग आते हैं, जिससे गांव में रेंटल हाउसिंग, बाजार या मार्केट, छोटी दुकानों की डिमांड बढ़ जाती है। गांव में लोगों की लाइफ एकदम तेजी से बदल जाती है, जैसे गुड़गांव का हुआ जब ये दिल्ली के प्रॉक्सिमिटी में था। आज भी है, तो आज की जो डेवलपमेंट है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिल्लीज प्रॉक्सिमिटी टू इट। आजकल अगर आप देखो नजफगढ़ का हम नेक्स्ट पॉइंट में एग्जांपल लेते हैं। थर्ड जिसकी MS राव बात करते हैं वो है विलेजेस सक्ड इन बाय मेट्रोपॉलिटन सिटीज। विलेजेस जो जब मेट्रोपॉलिटन सिटी डेवलप होता है तो उसमें समा जाते हैं। तीसरा इम्पैक्ट ये है कि गांव पर ये होता है कि किसी बड़े शहर जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी के किनारे बसे हुए जो गांव हैं, उनका जैसे जैसे शहर बढ़ता है इन गांव को भी अंदर समा लेता है। उनकी जमीन शहरी विकास के लिए ली जाती है, उसके बदले उनको पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन वो लोग दूर किसी दूसरी जगह जमीन में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर शहर में जॉब ढूंढते हैं। गांव वालों के पास सिर्फ पैसे रह जाते हैं, पर गांव की पहचान धीरे धीरे दब जाती है। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं दिल्ली के पास नजफगढ़ एरिया है, वो अब बहुत स्पीड से, इट्स अ वेरी रूरल एरिया, बहुत स्पीड से डेवलप हो रहा है एंड इट इज गेटिंग सक्ड इन दिल्ली। ठीक है, तो ये 3 बड़े तरीके हैं जिनसे शहर गांव को बदल देता है। लोगों की कमाई, उनका जीने का तरीका, उनकी जमीन, सब चीजें नई डायरेक्शन में चलने लगती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा विलेज इन
and its connection with the wider economic system. अब हम सेकेंड पे आते हैं. सेकेंड इज विलेज एंड वाइडर कास्ट एंड किनशिप सिस्टम. उसका कास्ट और किनशिप के थ्रू बाहर की दुनिया से कैसे कनेक्शन है. अब इसमें देखते हैं. देखो, गांव सिर्फ एक ही कास्ट से थोड़ी बना है, बहुत सारी कास्ट हैं. एक तरह से वर्टिकल इंटरडिपेंडेंसी है कास्ट्स की. जैसे जजमानी सिस्टम में हर जाति के लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन ये वर्टिकल कास्ट्स, ये वर्टिकल टाइज के बीच हॉरिजॉन्टल टाइज भी हैं जो बाकी गांवों तक स्प्रेड हो रही हैं. ठीक है, इस कास्ट के लोग दूसरे गांव में भी पाए जा रहे हैं, इस कास्ट के लोग भी दूसरे गांव में पाए जा रहे हैं. ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल टाइज का स्प्रेड है कास्ट और किनशिप का. ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइज गांव के बाउंड्रीज को तोड़ देती हैं. मतलब आपकी मौसी हो, फूफा हो, भाई भतीजे हो, सब गांव के बाहर भी तो हो सकते हैं. ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है वर्टिकल इंटरडिपेंडेंस ऑफ कास्ट्स. ठीक है, गांव में सबकी रोजी रोटी एक दूसरे से जुड़ी है. जैसे कुम्हार बर्तन बनाएगा, धोबी कपड़े धोएगा, सुनार गहना बनाएगा, कहीं पैसे से, कहीं अनाज से, ये जजमानी सिस्टम चलता है. अब यही सब देखकर लोग सोचते हैं कि गांव में सभी बस एक ही परिवार की तरह रह रहे होंगे, पर ये हमने पढ़ा है कि दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू. राइट, तो गांव के अंदर वर्टिकल इंटरडिपेंडेंस है कास्ट्स की. दिस इज नॉट रियली अ पॉइंट, बट ये हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को. ठीक है, अब ये जो वर्टिकल इंटरडिपेंडेंस है कास्ट्स की, जैसे ही रिश्तेदारी का चक्कर आता है, ठीक है, रिश्तेदारी आ गई, काका मामा जीजा साला, बस गांव के बाहर से संबंध जुड़ने शुरू हो जाते हैं. मतलब आप सिर्फ अपने गांव की जाति तक ही सीमित नहीं है. यू आर नॉट लिमिटेड टू योर विलेज कास्ट. ठीक है, आपके रिश्ते दूर दूर तक फैले होते हैं. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, हॉरिजॉन्टल टाइज ऑफ कास्ट एंड किनशिप. ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं. जब शादी ब्याह, अब ये जो हॉरिजॉन्टल टाइज हैं ऑफ कास्ट एंड किनशिप, किनशिप मतलब रिश्तेदारी. ठीक है, अब इनकी इंटरेक्शन देखते हैं कैसे होती है. फर्स्ट इज इंटरेक्शन. हाउ डू दे इंटरैक्ट. जब शादी ब्याह हो या बच्चा पैदा हो या कोई भगवान को प्यारा हो जाए, तब आपको अपने रिश्तेदारों को बुलाना ही पड़ता है. क्या करें, हमारे समाज ही ऐसा है. दुख सुख बांटना पड़ता है, सबसे जरूरी होता है. तो अगर मदद चाहिए तो चाचा फूफा के गांव में दौड़ लगाओ, उनसे सहारा लो. गांव के बाउंड्री के आगे भी रिश्तेदारी है भाई. राइट, तो इंटरेक्शन आपको करनी पड़ती है. सेकेंड इज विलेज एक्सोगैमी. विलेज एक्सोगैमी मतलब शादी गांव के अंदर नहीं होती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में. ठीक है, हमारे नॉर्थ इंडिया में गांव के अंदर शादी करना मना है, पर जाति के बाहर ही करनी पड़ती है. कास्ट एंडोगेमी है, कास्ट के अंदर करनी है और गांव के बाहर करनी है. तो आपको दूर के गांव से ही हो या शहर से हो, सेम कास्ट में ही ढूंढना पड़ता है. तभी तो लोग सब अपनी जाति के अलग लोग, गांव वाले लड़के लड़की ढूंढने के लिए दौड़े दौड़े घूमते हैं
ठीक है, अपनी कास्ट का बंदा कहीं मिल जाए, किसी शहर में, चाहे दूर दूर का मिल जाए, बट दे डू नॉट मैरी इनसाइड द विलेज। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें एक केस स्टडी आपकी आती है रिलेटेड टू दिस पॉइंट। किशनगढ़ी गांव है आपका अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। मैकी मैरिट की स्टडी है। किशनगढ़ी गांव में मैरिड भैया ने देखा कि 46 अलग अलग खानदान चल रहे हैं इस गांव में, सब अपनी ही कड़ी में बंधे हैं। इनकी लीनियज डिफरेंट है, इनकी वंशावली डिफरेंट है, सबके नियम अलग है, सबके डिसेंट भी अलग है, यानी कि इनके वंशज अलग है, वंशावली सब अलग है। ठीक है, गोत्र अलग है, फिर भी गांव के अंदर ये खानदान एक दूसरे से शादी नहीं करते, शादी ब्याह नहीं होता। ठीक है, अपने गांव में तो बिल्कुल मना है। गांव वालों के लिए तो गांव के बाहर ही उनकी जोड़ियां ढूंढी जाती हैं। ठीक है, गांव के लोग भाई बहन होते हैं सब। फिर किशनगढ़ी में एक और चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी, मैके मैरिट ने, कि 57 मैरिजेस, 57 शादी ब्याहों ने किशनगढ़ी को पूरे 16 अलग शहरों और कस्बों से जोड़ रखा है। मतलब रिश्तेदारों का पूरा जाल बिछा हुआ है। गांव के लोग इतना लोगों से जुड़े हुए हैं, इतना लोगों से जुड़े हुए थे कि उनकी समझ, उनके रिवाज सब बदलते रहते हैं। सो बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद अदर विलेजेस, अदर सिटीज, ठीक है, तो जो गांव की एक स्टैग्नेंट इमेज थी जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी कि भाई जो गांव होता है, डायनेस्टी की डायनेस्टी चेंज हो जाए, जो पूरे देश पे रूल कर रही है, चाहे रेवोल्यूशन के रेवोल्यूशन आ जाए, गांव टस का मस रहता है। वो चीज यहाँ पे हमें अब उसकी रियलिटी देखने को मिलती है कि ऐसा नहीं था। बिकॉज गांव, यहाँ पे मैकी मैरिट नहीं बोल दिया कि 57 मैरिजेस के थ्रू गांव 16 अलग शहरों और कस्बों से कनेक्टेड था किशनगढ़ी। तो जैसे जैसे दुनिया बदलेगी तो क्या ये गांव नहीं बदलेगा? जैसे जैसे इससे कनेक्टेड शहर बदलेंगे, बाकी एरियाज बदलेंगे, तो गांव के रीति रिवाज, गांव की समझ भी उसके साथ बदलती है। तो इट वॉज वेरी वेल कनेक्टेड एंड इट वॉज वेरी वेल इवॉल्विंग, इट वॉज लिविंग, ये स्टैग्नेंट नहीं था। ठीक है, अब थोड़ा हम स्पेशल एक्सपेंशन पे जाते हैं कि जब हम इंट्रा कास्ट, कास्ट का टॉपिक चल रहा है, कास्ट एंड किनशिप के थ्रू कैसे गांव कनेक्टेड है। ठीक है, तो इंट्रा कास्ट रिलेशंस की बात थोड़ी कर लेते हैं। इंट्रा कास्ट रिलेशंस मतलब जाति के अंदर आपके जो रिलेशंस हैं उनका स्प्रेड, उनका स्पेशल एक्सपेंशन, जोग्राफिकल एक्सपेंशन। देखो, प्री ब्रिटिश इंडिया में हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जो कास्ट की थी वो लिमिटेड थी। ये जो गांव की कास्ट दूसरे गांव में जो स्प्रेड था, दिस वाज लिमिटेड प्री ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, ब्रिटिशर्स के पहले के ज़माने में जाति वाले रिश्तों की हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऐसे ही नहीं हो पाती थी। रास्ते बेकार थे, गाड़ी घोड़ा लिमिटेड, फिर ऊपर से राजा महाराजा अपनी हदों में सबको बांध लेते थे। ठीक है, पर अंग्रेजी हुकूमत जब आई, दिस वाज प्री ब्रिटिश, जब अंग्रेजी हुकूमत, जब ब्रिटिश रूल आता है तो देश में सड़कें बनी, पोस्टल सर्विसेज आई, रेलवेज आया, टेलीग्राफ आया, प्रिंटिंग आई, तो कनेक्टिविटी धड़ाधड़ बढ़ी। फिर क्या, लोग भी एक दूसरे से तेजी से जुड़ने लगे। इससे इंट्रा कास्ट रिलेशंस का नेटवर्क और बड़ा हो गया। जो लोग पहले कभी मिलते भी नहीं थे, अब लंबे लंबे फासलों पर भी एक दूसरे को जानने पहचानने लगे। ठीक है, थर्ड आपका पॉइंट आता है, कास्ट एसोसिएशंस बनने लगी। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो
कास्ट एसोसिएशंस भी बनेंगी। सभी जातियों ने अपनी अलग एसोसिएशंस बना ली। यहाँ पर क्या होता है, कास्ट एसोसिएशंस में क्या होता है, अपनी जाति के लोगों का कल्याण, वेलफेयर करने के लिए फंड्स जमा होते हैं। ठीक है, शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्टल के लिए, स्कॉलरशिप सब अरेंज किया जाता है। ये एसोसिएशंस लोगों को संस्कृताइजेशन का रास्ता भी दिखाती है। ये पहनो, ये खाओ, ये व्यवहार रखो, ताकि जाति का दर्जा ऊपर उठ सके। तो ये चल रहा था। फोर्थ आपका आता है ब्रेकिंग ऑफ सब कास्ट बाउंड्रीज। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेकिंग ऑफ सब कास्ट बाउंड्रीज। कास्ट के अंदर जो सब कास्ट होती हैं, वो सब कास्ट टूट गई और कास्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। सब कास्ट का जो डिफरेंस था वो खत्म होने लगा। आज से 60 साल पहले तक सभी सब कास्ट के बीच बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें थी, हम यहाँ के, तुम वहां के। थोड़ा सा अब आपको मैं कास्ट सब कास्ट का सिस्टम बता दूं। देखो, ब्राह्मण वर्ण है, इसका एग्जांपल लेते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में आप देखते हो एक सारस्वत ब्राह्मण जाति है, दिस इज वर्ण। फिर जाति आती है, तो आपने सारस्वत ब्राह्मण सुने होंगे, ये जाति हो गई। सारस्वत ब्राह्मण के अंदर सब कास्ट आती है आपकी उपजाति, गौड़ सारस्वत, चित्रपुर सारस्वत। ठीक है, फिर इनके अंदर आपका आता है गोत्र। तो यहाँ पे आप देखते हो कुलकर्णी, भटनागर, मेहता। ठीक है, सो ये पॉइंट क्या कह रहा है, ब्रिटिशर्स के आने पे जब इतनी कनेक्टिविटी बढ़ गई, कास्ट एसोसिएशंस बढ़ गई, तो सब कास्ट जो थी इनकी बाउंड्रीज, इनमें जो डिस्टिंक्शन थी कि हम गौड़ हैं, हम गौड़ ब्राह्मण हैं, आप चित्रपुर ब्राह्मण हो, ये खत्म हो गया। एंड दे केम टुगेदर एंड दे यूनाइटेड देमसेल्व्स अंडर वन जाति, वन कास्ट, की भाई चाहे तुम गौड़ हो, चाहे तुम चित्रपुर हो, है तो हम सारस्वत ब्राह्मण ही। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा था, धीरे धीरे जब नंबर्स, मतलब वोटर काउंट वाज द होल गेम। धीरे धीरे जब नंबर्स या वोटर काउंट की अहमियत समझ आई, तो सब कास्ट वालों ने सोचा कि एक ही जाति के नाम पर ही तो वोट बैंक बनता है, एकजुट हो जाओ, सबकी निकल पड़ेगी। यानी जैसे ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आती है, ये सिस्टम जैसे ही गांव वालों को समझ में आता है, लोगों ने एक ही जाति के बैनर के नीचे मिलकर कैंडिडेट खड़ा करना शुरू कर दिया, और इस तरह से सब कास्ट के बीच की दीवार धीरे धीरे गिरने लगी। ठीक है, बस इसी तरह से आजकल आप देखोगे कि जाति के लोग दूर दूर तक कनेक्टेड हैं, फोन पे, इंटरनेट पे, या फिर सम्मेलनों में। अब ये सब मिलकर अपने नेता को चुन लेते हैं, अपने वेलफेयर के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स लाते हैं। इन्हीं सब से समझ में आता है कि जाति के हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, जब हम इंट्रा कास्ट रिलेशंस के स्पेशल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। देखो, ठीक है, स्पेशल एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो देयर वाज अ नीड फॉर educated life partners and डाउरी फैक्टर भी हम देखेंगे अभी।
देखो, जैसे जैसे लोगों में पढ़ाई लिखाई का क्रेज बढ़ गया, वैसे वैसे शादी के लिए भी पढ़ी लिखी बहू, पढ़ा लिखा दामाद, इसकी डिमांड बढ़ी। ऊपर से खासकर अपर कास्ट ऊंची जातियों में डाउरी सिस्टम था। तो बेटा पढ़ा लिखा हो, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, तभी दहेज ज्यादा मिलेगा। तो ये सब लोग सोचने लगे, ये कॉन्सेप्ट बन गया कि पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड लाइफ पार्टनर हो तो डाउरी भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इससे क्या हुआ, अब लोग सिर्फ अपने गांव या आसपास ही नहीं, दूर दूर तक रिश्ते तलाशने लगे। ठीक है, इसी से उनकी जाति के लोग और बड़े सर्कल से जुड़ने लगे, पढ़े लिखे पार्टनर्स की तलाश में ये होने लगा। ठीक है, तो पूरा अब इसमें हम थोड़ा कंक्लूड कर देते हैं। ब्रिटिश रूल के टाइम से ही ये जातियों के रिश्ते और दूर दूर तक फैल गए थे। रास्ते, रेलगाड़ी, डाकखाना, सब सुविधा मिल गई। और आज़ादी के बाद तो ये और भी तेज हुआ। हर गांव के लोग शादी ब्याह, परिवार, वोट बैंक और बिजनेस के लिए अपने दूसरे इलाकों से जुड़ने लगे। यानी गांव की नदी से निकल के अब जाति का पानी कई शहरों तक पहुंच गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है विलेज एंड वाइडर रिलीजियस सिस्टम। रिलीजन के तौर पे हम कैसे कनेक्टेड हैं। अब देखो, हमारे गांव में मजहब के रंग बहुत गहरे होते हैं, पर ये सिर्फ गांव की छोटी सी दुनिया में सीमित नहीं रह जाते। गांव में जो पूजा पाठ, मेले, त्योहार होते हैं, वो कभी कभी बड़े लेवल पर भी पहुंच जाते हैं। इसमें हम बात करते हैं डबल प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन का, कि देखो विल स्टडी डिटेल में अभी। गांव के लोगों का जो पूजा पाठ है उसका दो तरफा लेन देन होता है। कभी कभी क्या होता है कि गांव के देवता वाली जो रस्म रिवाजें हैं वो आगे बढ़ के पूरे देश में फैल जाती हैं। ये इंडिया है, पूरे देश में मशहूर हो जाती हैं। और कभी कभी बड़ी धार्मिक परंपराओं, जो सांस्कृतिक ट्रेडिशन है, जो क्लासिक ट्रेडिशंस हैं, इनसे कुछ चीजें निकल के गांव में आ जाती हैं। ठीक है, गांव की गलियों में पनप जाती हैं। तो मैकिम मैरियट साहब ने दो शानदार अल्फाज यूज किए थे। वन वाज ग्रेट ट्रेडिशन, ठीक है, वन वाज ग्रेट ट्रेडिशन एंड सेकंड वाज लिटिल ट्रेडिशन। ये ग्रेट ट्रेडिशन मतलब हमारा सांस्कृतिक या बड़े पंडितों के परंपरा वाला धर्म, और लिटिल ट्रेडिशन मतलब फोक, मतलब गांव वाला, आम जनता वाला धर्म। ये एलिट्स वाला हो गया। पंडित, संस्कृत संस्कृत उस टाइम पे बहुत कम लोगों को आती थी। तो सांस्कृतिक ट्रेडिशंस जो थे, और इनको बहुत एलीट, बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था। तो दिस वाज ग्रेट ट्रेडिशन। जो आम बोली, लोकल डायलेक्ट्स में जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं, जो सबको समझ में आते हैं, मासेस के, वो था लिटिल ट्रेडिशन। ठीक है, तो गांव के लोगों का अपना कुछ यूनिक गीत भजन, कभी कभी अपनी देवी देवताओं की पूजा गांव के बाहर दूर दूर तक मशहूर हो जाती थी कभी कभी। ठीक है, इसको मैरियट ने यूनिवर्सलाइजेशन बोला, कि जब लिटिल ट्रेडिशन स्प्रेड होके ग्रेट ट्रेडिशंस में मिक्स हो रहा है, तो इसको उन्होंने बोला यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है, गांव की चीज उठ के देश भर में छा गई। इसमें बड़ी धार्मिक परंपरा से कुछ ले आते हैं गांव वाले। मान लो कहीं घूमने गए, ठीक है, थोड़ा पहले सुन लो। बड़ी धार्मिक परंपरा से कुछ अगर गांव वाले लेके आ रहे हैं और अपने ही रंग में रंग देते हैं, जैसे आरती में कुछ अलग सुर, या प्रसाद में कोई लोकल मेवा, या कोई पुरानी कथा को अपनी गांव की बोली में सुनाना, ऐसा कुछ। तो इस प्रोसेस को मैकिम मैरियट बोलते हैं
parochialization. This is what he calls parochialization. जब ग्रेट ट्रेडिशन से हम लिटिल ट्रेडिशन में घुस रहे हैं, बड़ी परंपरा से ले आए और गांव के हिसाब से थोड़ा बदल दिया, ठीक है। यानी जो गांव के रिवाज देश भर में फैल गए उसको यूनिवर्सलाइजेशन, और जो बड़ी परंपरा से आया पर गांव के रंग में रंग गया उसको, और एक नया स्वरूप, एक नया रूप ले लिया, उसको parochialization। तो दोनों प्रोसेस, डबल इंटरेक्शन, दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं और हमारे गांव के धर्म को एक अनोखा रंगीन रूप दे देते हैं, ठीक है। अब हम यूनिवर्सलाइजेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मैरिट ने एक बहुत बढ़िया मिसाल दी थी रक्षाबंधन की, जिसे उन्होंने अपवर्ड यूनिवर्सलाइजेशन का एग्जाम्पल बताया था इस पार्ट का, कि कैसे एक छोटे गांव से एक बड़ी परंपरा निकल के आती है। रक्षाबंधन का एग्जाम्पल लेके, किशनगढ़ी गांव में ये राखी का त्योहार एक लोकल फेस्टिवल सलूनो के साथ जुड़ जाता है। सलूनो वॉज अ लिटिल ट्रेडिशन जो मशहूर होते होते ग्रेट ट्रेडिशन में मिला, और यहाँ पे हम इसको राखी बोलते हैं। ये मैरिट ने बोला। सलूनो क्या है? ये उस दिन मनाया जाता है जब गांव के ज्यादातर जो न्यूली मैरिड बेटियां होती हैं, जो कुछ टाइम से अपने मायके आई हुई होती हैं, वापस ससुराल जाने को तैयार होती हैं, ठीक है। इस दिन काफी सारे पति लोग आते हैं अपनी पत्नियों को लेने। उससे पहले बहनें अपने भाइयों के कानों पर जौ की नई नई जो बाली होती है, बारले के जो शूट्स होते हैं, ठीक है, जौ की जो नई उगी हुई बाली होती है वो लगाते हैं उनके कानों पे। तो ये उनके डिवोशन का अंदाज होता है, ठीक है। अब भाइयों ने कुछ ले लिया और कुछ दिया नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसलिए भाई भी उन्हें थोड़ा पैसे वैसे दे देते हैं। अब देखो, एक तरफ पत्नी लोग सलूनो मना रही हैं, भाइयों के सर पे जौ के ये बाली लगा रही हैं, और उनके पास उनके पति ले जाने आ रहे हैं। उसी दिन साथ साथ रक्षाबंधन भी होता है। गांव के ब्राह्मण पुजारी लोग हर घर जाके लोगों के हाथ पर एक रंग बिरंगा धागा बांधते हैं। इस धागे पर छोटी छोटी लटकन लगी होती है, ठीक है। ये धागा बांधते हैं जो देखने में बड़ी प्यारी लगती है। तो जब पंडित जी ये धागा बांधते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, और आपको उन्हें कुछ रुपए पैसे भी देने होते हैं। तो अब ये हो सकता है, मैरियट कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि हमारी जो ब्राह्मणिकल परंपरा में रक्षाबंधन जिसको हम कहते हैं, वो पहले से ही सलूनो जैसी गांव वाली रस्मों से आई हो, यहां से आई हो। मतलब गांव के लोगों की छोटी परंपरा, लिटिल ट्रेडिशन, धीरे धीरे बड़े लेवल पर चढ़ गई, ग्रेट ट्रेडिशन में मिल गई, और आज हम उसे राखी करके पूरे धूमधाम से मना रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका parochialization। देखो, ये वो प्रोसेस है जहां बड़ी परंपरा ग्रेट ट्रेडिशन से कोई चीज गांव या छोटे लेवल की परंपरा लिटिल ट्रेडिशन में आ जाती है, पर अपने ही स्टाइल में मॉडिफाई हो जाती है। मैरिड साहब इसमें मथुरा की गोवर्धन पूजा की मिसाल देते हैं। देखो, मथुरा की गोवर्धन पूजा जो है दैट इज वेरी फेमस, सो दैट इज पार्ट ऑफ योर ग्रेट ट्रेडिशन, ठीक है। किशन, अब ये जो है किशनगढ़ी गांव में मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। अन्नकूट भी बोलते हैं इसे, इसका एक और नाम होता है अन्नकूट।
ठीक है, मतलब असल फोकस गोवर्धन पर ही रहता है, लेकिन गांव वालों ने अपने रीति रिवाज के मुताबिक ये उनके उनके रस्मों रिवाज के मुताबिक ये बदल जाता है। सो दिस इज परोकियलाइजेशन, जहां मथुरा की गोवर्धन पूजा यहाँ पे लिटिल ट्रेडिशन में थोड़ी मॉडिफाई होके समा जाती है। ठीक है, ये मैरिड की स्टडी है। ये एग्जाम्पल्स अगर आप देके आओगे तो यूल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, फिर हमारा अब क्या रह गया? हाँ, व्यूवर, एक सेकेंड। ठीक है, मैरिड बोलते हैं कि ये दोनों प्रोसेस इतने लंबे समय से चलते आ रहे हैं कि हमें बहुत मुश्किल होता है कि ये पता लगाना कि कौन सी रस्म किस प्रोसेस से है। कि जब मतलब बहुत टाइम हो गया, अब ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन में बहुत टाइम से इंटरेक्शन चल रही है, बहुत दशकों से इंटरेक्शन चल रही है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट थी लिटिल में आई है और कौन सी लिटिल का पार्ट थी ग्रेट में गई। ठीक है, पर एक चीज पक्की है, गांव की जो लिटिल ट्रेडिशन है और जो बड़ी सांस्कृतिक ट्रेडिशन है, इन्होंने हमेशा एक दूसरे से इंटरेक्शन किया है। ये गिव एंड टेक, दिस गिव एंड टेक, ये आप लिख के आओगे। इस इस गिव एंड टेक का नतीजा ये है कि गांव अकेले में खुद को ही पूरा नहीं समझ सकते। उसके धर्म, उसके त्योहार, सब कुछ वाइडर इंडियन ट्रेडिशन, द ग्रेट ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़े और एग्जांपल्स अगर हम लें ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन के इंटरेक्शन दिखाने के लिए, तो वी कैन टेक वही अगेन संस्कृताइजेशन, एम एन श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट कि संस्कृताइजेशन क्या कहती है? ये कहती है कि लोअर कास्ट के लोग, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग, ऊपर वालों की सांस्कृतिक रिवाज, पूजा पाठ, खाना पीना फॉलो करते हैं अपना अपना सोशल स्टेटस ऊपर उठाने के लिए। इस तरह जो पहले सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के त्योहार या आचार व्यवहार थे, धीरे धीरे उनका असर सब जातियों पर पड़ने लग गया। ठीक है, संस्कृताइजेशन इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखो, कभी कोई गांव का पुजारी पुजारी लोग कहते हुए आपने देखे होंगे कि अरे अपर कास्ट के, ऊंची जाति के तरीके से हवन कर लो, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि घी सिंदूर से लेकर आरती उतारने तक सब अपर कास्ट, सब हायर कास्ट के तरीके लोअर कास्ट भी अपनाने लगे हैं। इसीलिए आप देखोगे कि कई गांव में लोग शुद्ध संस्कृत के मंत्र भी पढ़ने लगे हैं, जबकि पहले लोकल बोली, लोकल डायलेक्ट ही चलता था। ठीक है, अब देखो, पहले गांव में अपने कुल देवी क्या होता था? पहले वो अपने कुल देवी, अपने कुल देवता की ही पूजा चलती थी। पर आज के जमाने में गांव वालों के लिए तीर्थ, जैसे वृंदावन जाना है, काशी जाना है, प्रयागराज जाना है, ये बहुत मायने रखने लगे हैं। तीर्थ से वापस आकर वो ग्रेट ट्रेडिशन को गांव में फैला देते हैं। अरे हमने गंगा के किनारे आरती देखी, हम भी अपने गांव में ऐसी ही आरती शुरू करेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे। जब आप बड़े ट्रेडिशन को अपने लेके आ रहे हो, तो ये आपका परोकियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि देयर इज अ कॉन्टिन्यूस इंटरैक्शन बिटवीन लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, इस पे आपको सवाल आ सकता है, तो आप सवाल ऐसा आ सकता है कि लिटिल से ग्रेट बनता है कि ग्रेट से लिटिल बनता है, कौन ज्यादा भारी है? तो आप यही बोलोगे कि ऐसा कुछ नहीं है, दिस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। एक चीज जो पक्की होती है वो ये होती है कि इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, फिर हमारा अब लास्ट टॉपिक आ जाओ, विलेज एंड वाइडर पॉलिटिकल सिस्टम। दिस इज इंटरेस्टिंग। अब देखो, अंग्रेजों के जमाने में कुछ अफसरों ने गांव को लिटिल रिपब्लिक्स का दर्जा दिया था। याद है आपको, मेटकैफ ने बोला था कि गांव क्या होते हैं? लिटिल रिपब्लिक्स।
मतलब हर गांव अपने आप में छोटा सा एक राज्य है जहां लोग अपने नियम अपनी पंचायत से काम चला लेते हैं। कहने का मतलब उन दिनों गांव इतने ज्यादा बड़ी राजनीति से जुड़े नहीं थे, बस अपने ही तरीके से चल रहे थे। ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने लिटिल रिपब्लिक बोला तो ब्रिटिशर्स का पहले हम पर्सपेक्टिव देखते हैं। पहली उनका आर्गुमेंट था कि हम इनको लिटिल रिपब्लिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी सिंपल। गांव में 5 लोग बैठ जाते हैं और कोई झगड़ा फसाद हो तो वही सुलझा लेते हैं, पंच। ठीक है। बाहर के लोग, बाहर के राजा महाराजा कौन है, किस तरह चल रहा है, इसकी इतनी परवाह नहीं करते। बस गाँव में सब्जी रोटी, सबकी रोजी रोटी और अमन शांति है, यही उनका फोकस होता है। ठीक है। फिर सेकंड है कि दिल्ली में कौन बैठा है, हमें क्या लेना देना। गांव वालों ने कभी ज्यादा दिमाग लगाया ही नहीं। उनका तो सिंपल सा सिस्टम था कि गांव के पंच परमेश्वर ही सब तय करेंगे। ठीक है। तो दे डिड नॉट केयर हु सैट ऑन द थ्रोन, पूरे किंगडम के राजगद्दी पे कौन बैठा हुआ है। फिर कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, जो राजा की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। जो थोड़ी बहुत इंटरेक्शन थी वो ये थी कि राजा के लोग आते थे, फसल का हिस्सा ले जाते थे, या कहीं जंग हो गई तो गांव से सिपाही खींच लिए। बाकी आपके गांव में क्या हो रहा है, किसकी शादी करनी है, कौन जमीन क्यों काट रहा है, उसमें उनकी घुसपैठ नहीं होती थी। ठीक है। तो इन्हीं बातों से इन्हीं बातों से अंग्रेज लोगों ने कहा कि ये गांव तो बिल्कुल लिटिल रिपब्लिक्स, छोटे छोटे रिपब्लिक्स जैसा है। मतलब गांव के अंदर ही गांव का कानून और कानून की रखवाली है। बाहर के महाराज जी का गांव पर कंट्रोल बस इतना सा ही है कि टैक्स दो और जंग के लिए लोग दो, बाकी हमको मत पूछो। ठीक है। थोड़ा अब हम विलेज इन प्री ब्रिटिश इंडिया, अभी हमने ब्रिटिश पर्सपेक्टिव देखा है, अब हम देखते हैं विलेज इन प्री ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि उनके आने से पहले जमाने, उनके से प्री ब्रिटिश पीरियड में गांव की सरकार बिल्कुल आजाद रहती थी। बस राजा को लगान दो और उसके लिए जवान भेज दो, बाकी गांव अपना राजा था। पर विलेज स्टडीज क्या बोलती हैं? स्टडीज ये बोलती हैं कि इतना सीधा साधा नहीं था। अब ब्रिटिश पर्सपेक्टिव जो है उसको हम तोड़ेंगे। फर्स्ट इज किंग और उसके सब्जेक्ट्स में रिलेशन। देखो, गांव का राजा सिर्फ टैक्स लेने या जंग में लोग भेजने का काम नहीं करता था। उसका रिश्ता गांव से काफी गहरा होता था। वो सड़क, तालाब, नहर बनवा देता था ताकि खेती अच्छी हो सके। ठीक है। मतलब राजा हमेशा पैसे लेके बैठा नहीं रहता था। अगर फसल के लिए पानी चाहिए तो तालाब या नहर बना देता था। कुछ राजा तो पक्की सड़क बनवा देते थे ताकि गांव वालों को आसानी हो। राजा की नजर धर्म और दान पे भी रहती थी। मंदिर बनवा दिया या फिर कोई धर्म कर्म वाले पंडित जी को जमीन दे दी ताकि उनका गुजारा हो जाए और गांव में धार्मिक माहौल बना रहे। जब जाति के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखो, यू रिमेम्बर श्रीनिवास ने कहा था कि देखो म्यूचुअल रैंक्स में जो, जब हम कास्ट रैंकिंग देखते हैं तो नीचे की और ऊपर के तो रैंक्स फिक्स्ड हैं, ब्राह्मण एंड दलित्स, बट बीच में स्पेशली इन द वेरी मिडल डिबेट रहती है कि कौन सी कास्ट ऊपर है कौन सी कास्ट नीचे है। और इसी डिबेट का फायदा उठा के लोग यहाँ पे संस्कृताइजेशन करते हैं, अपना रैंक इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखो, जब गांव में ये जाति के आपसी रैंक्स के लिए झगड़े फसाद होते और गांव तंग आ जाता
तो आखिरी फैसला राजा करता था। इस चीज का फैसला राजा करता था कि भाई किस कास्ट का दर्जा ऊंचा है और किस की सीटी पहले बजेगी, किस कास्ट का दर्जा नीचा है। तो दिस म्यूचुअल रैंक्स वर डिसाइडेड बाय द किंग। ठीक है, तो सब राजा ही तय करता था। फिर गांव वाले बिल्कुल बेचारे नहीं थे, उनको भी पता था कि कौन राजा सही है और कौन गलत। अगर राजा उनकी रक्षा नहीं करेगा तो गांव वाले भी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई राजा ऐसा हो जो डाकुओं से, गुंडों से बचाए, गांव की फसल उजड़ने से रोके, तो गांव वालों को सुकून मिलता था, वरना उन्हें टेंशन रहती थी, अरे हमारे गांव पर कब डाकू चढ़ जाएंगे। ठीक है, गांव वाले सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा देखेंगे। ठीक है, दे विल सी देयर ओन सेल्फ प्रोटेक्शन फर्स्ट। अगर राजा के नाम से ही डाकू भाग जाए तो और क्या चाहिए। फिर अगर राजा किसी तेज तर्रार और दबंग कास्ट से हो, राजा की कास्ट मैटर्स, अगर वो एक दबंग कास्ट से हो तो कास्ट के लोग, उस कास्ट के लोग जो गांव में हैं, वो राजा के लिए खड़े हो जाते थे। मतलब कभी बवाल हो गया तो सब मिलकर राजा का हाथ थाम लेते थे, हम आपके साथ हैं। फिर अगर राजा हद पार कर दे तो गांव वाले बगावत पर भी उतर आते थे। कभी कभी दूसरे दावेदार को सपोर्ट कर देते थे, जो राजा के अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहा है, राजा के ऑपोजिशन में है, राजा राजगद्दी का जो दूसरा दावेदार है उसको सपोर्ट कर देते थे, तुम राजा बन जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, ताकि उनकी अपनी भलाई हो सके। ठीक है, तो इन कंक्लूजन इतना समझ लो कि प्री ब्रिटिश जमाने में गांव और राजा के बीच सिर्फ टैक्स और जंग का रिश्ता नहीं था। राजा भी गांव की मांग सुनता था और गांव वालों की भी नजर रहती थी कि राजा उन्हें कितना सुरक्षित और सुखी रखता है। ठीक है, हाँ, रास्ते कमजोर थे, डाक यात्रा उतनी आसान नहीं थी, तो गांव अपनी रफ्तार से चलता रहता था। ऊपर वाली सरकार को हर छोटी चीज के लिए, जो राजा है उसको हर छोटी चीज के लिए ये तंग नहीं करते थे। गांव में अपनी सुलह समिति चलती थी, राजा के कुछ नियम माने जाते थे, बाकी गांव अपने राज में मस्त रहता था। ठीक है, और गांव में जो पंचायत बैठेगी उसमें खास तौर पर वो लोग होंगे जिनके पास दबदबा हो, चाहे जाति के तौर पर ऊपर हो या जमीन के तौर पर, बस सब गांव के झगड़े यही सुलझाते थे। अगर तभी राजा को तभी याद करते थे जब बात बहुत बढ़ जाए या कोई बवाल खड़ा हो जाए। ठीक है, फिर ये तो हो गई प्री ब्रिटिश इंडिया की बात, प्री ब्रिटिश। अब विलेज इन ब्रिटिश इंडिया, पॉलिटिकल तौर पे हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल कनेक्शंस जब हम देख रहे हैं तो ब्रिटिश इंडिया में गांव कैसा था। अंग्रेजों के आते ही गांव और राजा या सरकार का अच्छा खासा रिश्ता बदल गया। पहले तो उन्होंने पहला काम ये किया कि पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, जो सरकार आई, ब्रिटिश रूल आया। जब हम राजा बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो जब ब्रिटिश रूल आया, सबसे पहले तो उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट किया, यानी कि कब्जा और राज्य विस्तार, और उसके तुरंत बाद कम्युनिकेशन लेके आए। पहले इन्होंने किया पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, दूसरा ये कम्युनिकेशन लेके आए। कम्युनिकेशन मतलब सड़क, रेलवे, डाक,
इन चीज़ों का विकास शुरू किया ताकि अपनी हुकूमत को और पक्का किया जा सके, हम गांव तक पहुंच तो सकें, कम्युनिकेट तो कर सकें, भाषा तो हमें आती नहीं है। फिर इस चीज़ को करते हुए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए। फर्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जब कम्युनिकेशन बेटर हुआ तो ब्रिटिश सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेशन थोक बजा के लेके आ सकी। पुलिस हो, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हो और बहुत तरह के सरकारी लोग गांव में आ गए। मतलब अब गांव जो था हर मामले पर, छोटी बड़ी चोरी चकारी लेकर बड़े झगड़े फसाद तक सरकार की नजर में था, सरकार की नजर उन पे पड़ी रहती। ठीक है। सेकंड आता है लॉ कोर्ट्स। इन्होंने कोर्ट बनाए। ब्रिटिशर्स ने कचहरी का सिस्टम शुरू किया जहां बड़े झगड़े, क्रिमिनल केसेस और बाकी डिस्प्यूट्स का फैसला कोर्ट में होता था। इससे क्या हुआ, पावर, विलेज पंचायत की पावर कम हुई, रिड्यूस्ड पावर ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है। गांव में पहले पंच लोग, पंच होती थी पंचायत, पंच लोग मिलकर फैसला कर देते थे, चाहे वो पारिवारिक विवाद हो, कास्ट बेस्ड सवाल हो या लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट हो। अब ब्रिटिश सिस्टम ने ऑफिशियली अपना कानून, लॉ लेके आई है, रूल ऑफ लॉ, जो पूरी इंडियन टेरिटरी के लिए सेम है। तो ये अपना कानून लेके आए तो पंचायत का रोल कम हो गया। गांव के लोगों के हाथ से बहुत सारा अधिकार छिन गया। गांव की पंचायत का जो दबदबा था वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि पहले छोटे बड़े विवाद गांव में ही सुलझा लिए जाते थे, अब उनका रुख कोर्ट की तरफ हो गया। एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड इन कोर्ट। तो यही सब चेंजेस हैं जिससे गांव और हायर पॉलिटिकल पावर का एक नया रिश्ता बना। हायर पॉलिटिकल पावर यानी सरकार का एक नया रिश्ता बना। पहले जहां गांव में राजा कम से कम इंटरफेयर करता था, अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने गांव को अपने फॉर्मली गवर्न स्ट्रक्चर में, कोर्ट्स, रूल ऑफ लॉ, जब फिर ये लैंड एक्ट लेके आए, बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट्स लेके आए, तो इन्होंने गांव को अपने फॉर्मल गवर्निंग स्ट्रक्चर में लाकर पंचायत की ताकत को काफी हद तक दबा दिया। ठीक है। सो दिस वाज योर विलेज एंड द वाइडर पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम थोड़ा कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आ गए हैं विलेज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, इससे आप रिलेट कर पाओगे। आज का गांव पहले से बहुत बदल गया है। आज़ादी के बाद जैसे ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आई, यानी हर व्यक्ति का एक वोट, जैसे ये लागू हुआ, गांव सीधा सीधा देश के बड़े पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा बन गया कंप्लीटली। कैसे? ग्राम पंचायत आई आपकी। ग्राम पंचायत में इलेक्शंस हो रहे हैं। गांव के लोग अब ग्राम पंचायत से लेके विधानसभा और लोकसभा के लिए वोट डालते हैं। मतलब नेताजी का चुनाव गांव के एक एक वोट से जुड़ गया। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये टॉपिक भी है, आगे हम पढ़ेंगे पेपर 2 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम्स आई, गांव के विकास, सड़क, नहर, स्कूल, अस्पताल, ये सब सरकारी योजनाओं के तहत ही बनते हैं अब। फिर एमपी लैड स्कीम आपने सुना होगा, इस पे सवाल भी आया था यूपीएससी मेंस में बहुत साल पहले।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, एमपी लेड फंड्स के तहत एमपी जी अपने एमपी जो है वो अपने क्षेत्र में पैसे खर्च कर सकते हैं सड़क, पानी, बिजली, हॉस्पिटल वगैरह के लिए। थर्ड आपका है जो पंचायत थी इसको थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट डिक्लेयर किया गया कॉन्स्टिट्यूशनली। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट और उसके हिसाब से इसको राइट्स दिए गए। पंचायत को अब थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, सबसे नीचे वाला लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट। ग्राम पंचायत इलेक्टेड होती है, गांव के लोग अपने सरपंच और पंच को वोट से चुनते हैं। ये पंचायत डे टू डे तरीके से गांव का सरकारी काम देखती है, पानी, सफाई, राशन, बाल विकास, ठीक है, ये हो गया। फोर्थ आपका आता है इंटरैक्शन अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स। अब जो थर्ड टीयर है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें कैसे इंटरैक्शन हो रही है। गांव अब जिला डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है, जिले का पार्ट है, वो जिला राज्य का पार्ट है, स्टेट का, एंड वो राज्य देश की यूनियन में जुड़ता है। मतलब गांव में कोई बदलाव आना हो तो कभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात होती है, कभी एमएलए विधायक से, तो कभी एमपी सांसद पार्लियामेंट के मेंबर से। अब हम अलग नहीं रह गए, देश की पॉलिटिक्स गांव के दरवाजे तक आई है और गांव के इश्यूज पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं। यानी आज का गांव एकदम सेल्फ कंटेन्ड लिटिल रिपब्लिक तो नहीं रहा, बल्कि उसका पार्टिसिपेशन अब पूरे भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ है, बहुत बड़े स्केल पर। और यही है गांव की नई तस्वीर, ठीक है। सो दिस इज वेयर वी कंक्लूड आवर टॉपिक, द आइडिया ऑफ इंडियन विलेज एंड विलेज स्टडीज, ठीक है। मुझे आशा है, आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डालें। आई नीड योर कंटिन्यूस सपोर्ट एंड फीडबैक इन एवरी वीडियो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।